हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलिंग कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करते हैं 10वीं क्लास के लेसन नंबर 4 की प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के बारे में। पिछले अध्याय में हम लोगों ने रक्त के बारे में बात की थी कि रक्त क्या होता है, रक्त का कार्य क्या होता है और रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो आज हम बात करते हैं सर्वप्रथम रक्त समूह की, कि रक्त समूह होता है क्या है और उसकी खोज किसने की। रक्त समूह की सर्वप्रथम खोज कोललैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक जो था, कोललैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक, इसने सन 1901 में रक्त समूह की खोज की थी। और इस समूह की जो पहचान होती है वो रक्त कणिकाओं की सतह पर जब प्रतिजन की उपस्थिति होती है या फिर प्रतिजन की अनुपस्थिति, इनके आधार पर इसकी खोज की गई थी। कि जैसे मान लो कि रक्त समूह की जो खोज हुई थी, रक्त कणिकाओं की जो सतह होती है, उन सतह के ऊपर प्रतिजन या तो उपस्थित हो या फिर अनुपस्थित। यदि प्रतिजन उपस्थित हो तो उसे रुधिर वर्ग के नाम से हम बता सकते हैं कि रुधिर वर्ग है ये, और अगर प्रतिजन अनुपस्थित हो तो उसमें रुधिर वर्ग नहीं पाया जाता है। तो हम बात करते हैं कि सामान्यतः ये जो प्रतिजन होते हैं, जिसे ये प्रतिजन होते हैं, ये मुख्य रूप से प्रोटीन, ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बने होते हैं। ये प्रतिजन प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोजन से मिलकर बने होते हैं। तथा लाल रक्त जो कणिकाएं होती है, इनकी सतह पर मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। आरबीसी की जो सतह होती है, आरबीसी की सतह पर मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। प्रतिजन ए, प्रतिजन बी। ये प्रतिजन मुख्य रूप से आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। अगर और इसी आधार पर रुधिर वर्ग को बांटा गया है, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। और इन रुधिर वर्गों को मुख्य रूप से ए बी और ओ नाम दिया गया है। रक्त कणिकाओं में रुधिर वर्ग अगर ए है, उसके ऊपर ए प्रतिजन पाया जाता है और बी पर बी प्रतिजन पाया जाता है और ओ पर किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। और ए बी पर दोनों ही प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, जिसे रुधिर वर्ग ए पर ए प्रतिजन, बी पर बी प्रतिजन और ए बी पर ए व बी दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं। ए बी पर दोनों ही प्रतिजन ए व बी दोनों ही पाए जाते हैं, जबकि ओ पर किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है। यानी जब भी आरबीसी की जो सतह होती है, उस पर ए व बी प्रतिजन उपस्थित हो या नहीं हो, उसी के आधार पर हम लोगों ने रुधिर वर्ग को बांटा था। और इसके अंदर हम बात करें तो रुधिर वर्ग ए, बी और ओ और ए बी, इनके ऊपर कौन कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं, जो हम लोगों ने अभी बताया। ए पर मुख्य रूप से प्रतिजन ए पाया जाता है, बी पर
बी प्रतिजन पाया जाता है ए बी पर, ए व दो दोनों ही प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं और ओ पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। और इसी के साथ ए व बी प्रतिजन के अलावा आरबीसी की सतह पर एक आरएच नामक एक और प्रतिजन पाया जाता है जो आरबीसी की सतह पर आरएच कारक की उपस्थिति के रूप में इसे रुधिर वर्ग कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं आरबीसी, आरबीसी की सतह पर एक प्रकार का रुधिर वर्ग और पाया जाता है आरएच फैक्टर जिसको बोला जाता है। और आरएच जो फैक्टर होता है ये अगर आरबीसी की सतह पर उपस्थित होगा तो हम लोग उसको उस रुधिर वर्ग को धनात्मक, और अगर आरबीसी की सतह पर आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है तो वह रुधिर वर्ग ऋणात्मक होता है। इसी के साथ हम बात करते हैं प्रतिजन की। प्रतिजन किसी जीवधारियों के शरीर में उपस्थित वह अणु होता है जो मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। वह यह शरीर में कोई प्रविष्ट पदार्थ अगर उसमें कोई रोग आ रहा हो शरीर के अंदर तो वह प्रतिरक्षा को तैयार करता है। साधारणतः यह बाहरी रोगाणु होते हैं। प्रतिजन जो होते हैं ये क्या होते हैं, बाहरी रोगाणु होते हैं जिसका आणविक भार लगभग कितना होता है 6000 डाल्टन के बराबर होता है, 6000 डाल्टन के बराबर होता है। और इसका निर्माण प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड व न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होता है। इसका जो भी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। कभी कभी शरीर के अंदर जो ये पदार्थ होते हैं कोशिका जैसे विषाणु और कैंसर युक्त जो भी कोशिकाएं होती है उसका भी ये बहुत बार क्या होता है ये प्रतिजन के तौर पर ये कार्य करती है। ये तो हम लोगों ने प्रतिजन के बारे में भी देख लिया है और रक्त समूह के बारे में भी देख लिया है कि रक्त समूह क्या होता है और रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, रक्त समूह को किस आधार पर बांटा गया है। तो हमने बात कर ली थी कि रक्त समूह को किस आधार पर बांटा गया है कि जब भी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उसकी सतह पर अगर प्रतिजन उपस्थित हो और किस आधार पर, तो उस आधार पर क्या होता है प्रतिजन अगर उपस्थित हो, ए व बी प्रतिजन होता है वो अगर उपस्थित हो तो उसके आधार पर रक्त वर्ग को बांटा गया था। और हमने बता दिया कौन कौन से ए बी और ओ। और इसके बारे में हमने फिर से देखा था कि रुधिर वर्ग जो ए होता है उसके ऊपर प्रतिजन ए पाया जाता है, रुधिर वर्ग बी होता है उसके ऊपर प्रतिजन बी पाया जाता है, और रुधिर वर्ग ए बी होता है उसके ऊपर प्रतिजन ए व बी दोनों ही पाए जाते हैं, और रुधिर वर्ग वो होता है उसके ऊपर प्रतिजन नहीं पाया जाता है। इसी के आधार पर हम लोगों ने बताया कि प्रतिजन जो होता है वो किसका मिलकर बना होता है, प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोजन और एक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर भी ये बनता है। कार्बोहाइड्रेट से मिलकर भी प्रतिजन का निर्माण होता है। और प्रतिजन को हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था कि जो भी जीवधारी होते हैं उनके अंदर उपस्थित एक ऐसे अणु होते हैं जो मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले जो भी रोग होते हैं उनसे लड़ने की उनमें क्षमता होती है। वह ये शरीर में कोई भी कोई पदार्थ अगर प्रविष्ट हो रहा है तो प्रतिरक्षा को क्या करता है, ये तैयार करता है उस रोग से लड़ने के लिए, उस रोग को नष्ट करने के लिए प्रतिजन प्रतिरक्षा को तैयार करता है। और साधारणतः ये क्या होते हैं, प्रतिजन बाहरी प्रकार के पदार्थ होते हैं जो इनका आणविक भार होता है वो लगभग 6,000 डाल्टन से भी अधिक हो सकता है। इसका निर्माण भी क्या होता है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड या फिर न्यूक्लिक जो अम्ल होता है उनसे मिलकर ये बना होता है प्रतिजन। और कभी कभी प्रतिजन के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो कोशिका जैसे विषाणु, संक्रमित या फिर कैंसर ग्रसित जो भी कोशिकाएं होती है ये भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती है और हमें एक प्रकार से रोग ग्रसित कर देती है। कि जो प्रतिरक्षा होती है यह भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, धूल के कण जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं
यह बी लसिका कोशिका के संपर्क में आते हैं और बी लसिका कोशिका को बी लिम्फोसाइट कोशिका भी कह सकते हैं। तत्पश्चात यह प्लाज्मा कोशिका में परिवर्तित हो जाती है और यह प्लाज्मा कोशिका एक प्रकार का रसायन स्रावित करती है और इसी रसायन को हम लोग प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षा की संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। प्रतिरक्षा की संरचना कैसी होती है, आइए हम चित्र बनाते हैं। ये हेवी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है ये, और ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। ये डाइसल्फाइड से जुड़े हुए बंद होते हैं, डाइसल्फाइड, ये भी डाइसल्फाइड से जुड़ा हुआ होता है। इसको मैं थोड़ा सा दूर बना देता हूं ताकि ये सही दिख सके। ये डाइसल्फाइड से जुड़ा होता है ये बंद, ये भी। ये लो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है और ये हाई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। इसको हिंज बोलते हैं या फिर कब्ज भी बोलते हैं, कब्जा, जहां पर वाई आकृति का मुड़ा होता है या फिर उद्गम होता है। यहाँ COOH स्थिर भाग होता है ये, और ये अस्थिर भाग होता है। यहाँ NH2 यहाँ पर CH हाइड्रोकार्बन संरचना होती है। ये हाइड्रोकार्बन की संरचना होती है ये, ठीक है। इसमें एक चीज और है, ये हेवी जो श्रृंखला होती है ये 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है, और ये जो लो श्रृंखला होती है ये 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। तो चलिए इसकी संरचना के बारे में शुरुआत करते हैं हम लोग कि जो प्रतिरक्षा जो होती है इसकी संरचना। सर्वप्रथम प्रतिरक्षा की संरचना होती है, यह अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है, और यह प्रोटीन की बनी होती है। यानी ये जो श्रृंखला होती है ये श्रृंखला अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान दिखाई देती है और यह प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ये, जिसमें 4 प्रकार की, इसमें 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। यानी इसमें 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला छोटी होती है या हल्की मान सकते हैं अपन,
इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हल्की होती है, जिसे हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये वाली जो श्रृंखला होती है, ये श्रृंखला जो छोटी दिखाई दे रही है आपको, ये श्रृंखला क्या होती है, हल्की होती है और इसे हम लोग एल से प्रदर्शित कर सकते हैं। तथा इसमें दो भारी श्रृंखला पाई जाती है। दो भारी श्रृंखला पाई जाती है, जिसे हम H से प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात ये हेवी श्रृंखला होती है। और ये देखिए, ये सबसे बड़ी श्रृंखला होती है। ये प्रतिरक्षी के अंदर ये सबसे बड़ी श्रृंखला होती है और इसे हेवी अर्थात भारी श्रृंखला कह सकते हैं हम लोग। ये जो हल्की और भारी श्रृंखला मिलकर एक द्विलक का निर्माण करती है। ये भारी और हल्की, ये दोनों श्रृंखला मिलकर किसी द्विलक का निर्माण करती है। अर्थात भारी व हल्की यानी H व L मिलकर एक द्विलक का निर्माण करती है तथा ये दोनों द्विलक, ये एक द्विलक हो जाएगा और ये एक द्विलक हो जाएगा। ये द्विलक और ये द्विलक दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। दोनों द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक द्विलक ये और एक द्विलक ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, एक पूरे प्रतिरक्षी का निर्माण कर देंगे। ये दोनों जो प्रतिरक्षी होते हैं, ये प्रतिरक्षी जो होते हैं, अर्थात ये दोनों द्विलक जो किससे जुड़े होते हैं, ये डाइसल्फाइड से जुड़े होते हैं। ये दोनों प्रतिरक्षी में यह दोनों द्विलक डाइसल्फाइड से जुड़े होते हैं। अर्थात ये देखिए, इसमें ये जो दोनों द्विलक है, ये देखिए यहाँ पर दोनों डाइसल्फाइड से जुड़े हुए हैं ये। तथा इसी के साथ क्या होता है कि जो हल्की व भारी श्रृंखला होती है, ये भी किससे जुड़ी हुई होती है, डाइसल्फाइड से जुड़ी हुई होती है। हल्की व भारी अर्थात H व L दोनों श्रृंखलाएं भारी श्रृंखला, दोनों श्रृंखलाएं भी डाइसल्फाइड से जुड़े होते हैं। ये दोनों भी डाइसल्फाइड से जुड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपस में मिलकर एक प्रतिरक्षी की संरचना का निर्माण कर रहे हैं। इसमें जो हल्की पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है, देखिए यहाँ पर
ये जो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ये कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है? ये 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार जो ये हेवी जो श्रृंखला होती है, भारी श्रृंखला, ये 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। इसमें नवा पॉइंट अपन लिख लेते हैं, प्रत्येक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दो 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है तथा इसमें प्रत्येक भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 440 अमीनो अम्ल 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है ये। उसी प्रकार आगे देखिए कि ये जो श्रृंखला है इस श्रृंखला को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला इसमें आता है अस्थिर भाग और दूसरा स्थिर भाग होता है। देखिए यहाँ पर ये जो श्रृंखला है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला इसमें अस्थिर भाग हो गया और दूसरा स्थिर भाग हो गया। अस्थिर भाग की बात करें हम तो 10वां पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, प्रत्येक प्रतिरक्षी संरचना को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली आ रही है अस्थिर प्रतिरक्षी अस्थिर भाग, दूसरा आ रहा है स्थिर भाग। देखिए इसमें ये भाग जो हो जाएगा ये अस्थिर भाग हो जाएगा, जो किसकी तरफ आ रहा है? ये अमीनो अम्ल की तरफ आ रहा है, NH2 की तरफ, और स्थिर भाग जो है COOH की तरफ आ रहा है। देखिए इसके अंदर ये जो अस्थिर भाग है इसको हम लोग FAB से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको FC से भी प्रदर्शित कर सकते हैं हम। तो इसमें देखिए सबसे पहले अस्थिर भाग क्या होता है? ये जो भाग होता है प्रतिरक्षी से क्रिया करता है और प्रतिरक्षी से क्रिया करता है तथा इसी के साथ एंटीजन के निर्धारक भाग, तथा इसको क्या होता है कि एंटीजन का निर्धारक भाग भी कहते हैं हम लोग। ये श्रृंखला NH2 अमीनो अम्ल के भाग की तरफ होती है, जिसे हम लोग FAB से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये वाला भाग है अस्थिर भाग, इसको FAB से भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आगे हम बात करें तो स्थिर भाग की। जो स्थिर भाग जो होता है ये भाग श्रृंखला के COOH अंश की तरफ होता है। ये देखिए यहाँ पर श्रृंखला के COOH अंश की तरफ है ये, और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? FC से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे वाई आकृति की उद्गम भुजा, यानी इसमें क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये देखिए वाई आकृति की जो उद्गम भुजा होती है, यानी ये लचीला जो भाग होता है, इस भाग को हिंज या फिर कब्ज भी कह सकते हैं हम, यानी कब्जा भी कह सकते हैं हम लोग। अतः देखिए, चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं इसको कि जो ये प्रतिरक्षा की जो संरचना है ये होती कैसे है। इसमें पहला पॉइंट आ रहा है, ये अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है तथा ये प्रोटीन की बनी होती है। ये जो श्रृंखला है ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान हो रहा है और ये पूरी जो श्रृंखला है ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये इसमें 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। देखिए यहाँ पर 4 प्रकार की, 1 2 3 4, ये चारों प्रकार की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, जिसमें से 2 तो इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हेवी होती है, हेवी का मतलब भारी होती है, और 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इसके अंदर लो होती है, यानी हल्की होती है इसके अंदर। और आगे हम बात करते हैं तो जो भारी जो श्रृंखला होती है इसको H से प्रदर्शित करते हैं और हल्की जो श्रृंखला होती है उसको L से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला मिलकर एक द्विघात का निर्माण करती है, जिसे हम लोग H व L से
प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये दोनों द्विलक यानी प्रत्येक जो द्विलक होते हैं वो मिलकर किसी एक प्रतिरक्षी एक पूर्ण रूप से एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। अब ये जो प्रतिरक्षी होती है ये दोनों द्विलक जो होते हैं द्विलक ये डाइसल्फाइड से जुड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ पर S और S ये है ना सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और ये इसको क्या कहते हैं डाइसल्फाइड, ये डाइसल्फाइड से जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए और जो हल्की व भारी जो श्रृंखला है वे भी डाइसल्फाइड से जुड़ी होती है। और इसके भारी श्रृंखला जो होती है उस भारी श्रृंखला में CH यानी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं भी पाई जाती है। यानी जो भारी श्रृंखला होती है उसके ऊपर देखिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला भी पाई जाती है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर जो प्रत्येक जो हल्की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो लगभग कितने 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। और जो प्रत्येक भारी श्रृंखला होती है वो कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। ये प्रत्येक प्रतिरक्षी की संरचना जो होती है ये जो पूरा प्रतिरक्षी है इसकी संरचना को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग देखिए इसके अंदर, पहला इसके अंदर ले लीजिए अस्थिर भाग और दूसरा आ जाता है स्थिर भाग। अगर अपन अस्थिर भाग की अगर अपन बात करें तो अस्थिर भाग ये क्या होता है प्रतिजन से क्रिया करता है जिसे एंटीजन निर्धारक भाग भी कहते हैं हम लोग। ये श्रृंखला NH2 यानी अमीनो अम्ल के भाग की तरफ होती है। ये देखिए ये NH2 जो अमीनो अम्ल के भाग की तरफ होता है और इस भाग को हम FAB से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आ रहा है स्थिर भाग। स्थिर भाग ये देखिए इसके अंदर स्थिर भाग ये यहाँ पर है स्थिर भाग जो CWH के अंश की तरफ होता है और इसे हम लोग FC से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे हम लोग वाई आकृति का जो उद्गम होता है वाई आकृति का उद्गम इसके अंदर देखिए वाई आकृति का उद्गम इस जगह से हो रहा है ये और इस भाग को हम लोग हिंज या फिर कब्जा भी कह सकते हैं।